कैसे आप सभी लोग आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईक्यू क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम लाइक सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। दोस्तों आपको पता है कि जो दृष्टि की हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रश्न कर रहे थे, लगभग 70% हमने करवा दिए थे। उसी के आगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग ऐसी 2-3 पीडीएफ हैं जिनमें पूरी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। इस बुक के ऑब्जेक्टिव रूप से करने से आपका रिवीजन होगा और आपको याद होगा। एग्जाम में यही महत्वपूर्ण रखा है कि कितना आपको याद है और कितना आप सही कर सकते हैं। तो इसलिए याद करने के लिए क्या करना, ऑब्जेक्टिव जो सीरीज चल रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने आपको बताया था, पहले क्या करा दिया था, पहले हमने आपको कराया था, देखिए राष्ट्रीय परिदृश्य जो हमारा टॉपिक चल रहा था, ठीक, राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में हमने आपको बताया था। उसमें सर्वप्रथम बताया था एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी, और ये विधि आयोग की किस नंबर की रिपोर्ट है और कब तक ये चुनाव चले थे। तो वन नेशन वन इलेक्शन 1951-52 से लेकर 1967 तक चले थे, याद है। उसके बाद यह क्रम टूट गया था और विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचन का चक्र अंत किए जाने की सिफारिश की गई थी। फिर क्या हुआ, एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। याद रखना ये डेट हमने बताई थी आपको, 18 सितंबर, नहीं बताई थी, 18 सितंबर 2024 को, 2024 को, ठीक, ये हमने आपको बताया था। फिर इसके बाद हमने बताया था आपको कि जबकि इसमें 2 चरणों में चुनाव करवाया जाएगा, 2 चरण। एक चरण में क्या होगा आपका, एक चुनाव में लोकसभा एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव होंगे, तथा जबकि दूसरा जो चरण है, तो प्रथम चरण के 100 दिन के अंदर एक चरण हो गया, उसके 100 दूसरा चरण होने में 100 दिन के अंदर दूसरा चरण करवाया जाएगा, उसमें स्थानीय निकायों का चुनाव करवाया जाएगा, ठीक, स्थानीय निकायों का चुनाव करवाया जाएगा। और हमने आपको इसमें बताया था कि अब वन नेशन वन इलेक्शन जो है, इसमें सदस्य कितने थे, तो 7 सदस्य थे, ठीक। कौन कौन, तो अध्यक्ष इसके कौन है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, ये बताया था आपको। और ये सदस्य कौन कौन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन के सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयोग के अध्यक्ष थे। अब साथ में थे अर्जुन राम मेघवाल, विशेष आमंत्रित सदस्य थे, ठीक। तो यह रिपोर्ट पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपी, मुर्मू जी को द्रौपदी मुर्मू जी को, क्लियर। तो ये आपको बता दिया। अब इसके बाद हमने आपको बताया पीएम आशा योजना जारी रखने को मंजूरी दी गई थी, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये ठीक, यह न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर यह योजना की शुरुआत की 15वें वित्त आयोग के आधार पर। तो ये हमने आपको पीएम आशा योजना बता दी थी। अब इसके अंतर्गत क्या था, मूल्य समर्थन योजना थी, मूल्य स्थिरीकरण कोष था और मूल्य घाटा भुगतान था, ठीक, ये बता दिए थे आपको। फिर हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, यह क्या था, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1000 गृह प्रवासों को बढ़ावा दिया जाएगा, ये बताया था। और यह क्या था, इस योजना में जनजाति बाहुल जो गांव थे या आकांक्षी जिले थे, सभी जनजाति परिवारों को पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें लगभग 63,000 गांव शामिल होंगे, जिसमें 5 करोड़ जनजाति, कितने गांव शामिल होंगे याद रखना, गांव लिख लीजिए, गांव की संख्या कितनी थी, 63,000 गांव, 63,000 गांव, और 5 करोड़ जनजाति लोग, 5 करोड़ जनजाति लोग, ठीक, ये हो गया, ये हमने आपको बताया था। फिर अगली योजना बता दी, बायो राइड योजना को मंजूरी दी है। इसमें 2 योजनाओं को मिला के, ठीक, बायो राइड योजना जो थी, इसमें 2 योजनाओं को सम्मिलित किया गया था। पहले बायो राइड का पूरा नाम हमने आपको बताया था, पूरा नाम क्या था कि जैव प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास, ठीक, ये इसका पूरा नाम है, ये हमने आपको बताया था। इसके बाद नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया था, ठीक, नमो भारत रैपिड रेल आगे था,
नमो भारत रैपिड रेल, याद रखना। हम लोग 70 तक पहुंच गए थे ना। नमो भारत रैपिड रेल, नमो भारत रैपिड रेल आपको बताया था। इसमें क्या था, भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया था कब, 15 फरवरी 2019 को। भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ये कब लॉन्च की गई थी, 15 फरवरी 2019 को, ठीक याद रखना। अब इसमें आपको बताना था कि नई दिल्ली कानपुर प्रयागराज वाराणसी मार्ग पर रवाना किया गया था इसको पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक। वंदे भारत एक्सप्रेस की स्पीड भी बता दी थी हमने, 160 किलोमीटर पर आवर की थी। इसको अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य था कि 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में पहली वंदे मेट्रो ट्रेन, ठीक। तो पहली वंदे मेट्रो ट्रेन अगर पूछे, पहली वंदे मेट्रो ट्रेन पूछे अगर ना, तो आपको बताना होगा अहमदाबाद एवं भुज के मध्य, ठीक। अहमदाबाद AHMD कर दो और भुज कर दो BH कर दो, ठीक, BH। तो अहमदाबाद बता दिया था, अहमदाबाद एवं भुज के मध्य चलेगी पहली वंदे मेट्रो ट्रेन, पहली वंदे मेट्रो ट्रेन, ठीक। वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई थी। और पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ किया, अहमदाबाद में, एवं भुज के मध्य चलेगी 16 सितंबर 2024 को, ठीक। ये हो गया। आपका होमवर्क ये रहेगा कि अगर बात करें मेट्रो ट्रेन की और रैपिड रेल में क्या अंतर है, ठीक। मेट्रो ट्रेन में अंतर शहर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक। फिर हमने एक आगे इसके बताया था मौसम विज्ञान के बारे में बताया था आपको, मिशन मौसम, उसमें क्या था, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया था। और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि 3 संस्थानों द्वारा इस मिशन को मुख्य रूप से कार्यान्वित किया गया, शुरू किया गया। नंबर 1 भारत मौसम विज्ञान विभाग, नंबर 1। दूसरा भारतीय उष्ण देशी मौसम विज्ञान संस्थान, ये कहाँ था, पुणे में था, याद रखना। कहाँ, भारतीय उष्ण देशी जैसी बात आएगी तो वो पुणे में हो गया। फिर राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, यह नोएडा में था। तो पुणे महाराष्ट्र में एक था भारतीय उष्ण देशी मौसम विज्ञान, और राष्ट्रीय मध्यम की अगर बात करें तो अपना नोएडा है, वहाँ उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो आज हम बात करेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात करेंगे। तो हम लोग 70 तक पहुंच गए थे, अब 70 के आगे आज 71 शुरू करेंगे, 71 नंबर से हम लोग शुरू करेंगे। 70 तक ये अंतिम प्रश्न था। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में ये परिणामों की घोषणा कब की गई थी, 7 सितंबर 2024 को। कब की गई थी, 7 सितंबर 2024 को की गई थी। अब इसके बाद 71 नंबर बात करते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में परिणामों की घोषणा किस दिन के साथ की गई, किस दिन के साथ। तो अगर श्रेणी फर्स्ट की बात करेंगे तो ये श्रेणी फर्स्ट लिखा है, श्रेणी फर्स्ट में 47 शहरों को शामिल किया गया, ठीक। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले, 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों में टॉप 3 कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे आपका सूरत, नंबर 2 पर सूरत कहाँ, गुजरात का, नंबर 2 पर जबलपुर, जबलपुर मध्य प्रदेश, नंबर 3 आगरा, नंबर 3 आगरा। तो 47 शहरों में श्रेणी फर्स्ट में 3 शहरों को शामिल किया गया, टॉप 3 में सूरत, जबलपुर मध्य प्रदेश, ये 10 लाख से अधिक आबादी के हैं। अब श्रेणी 2 की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, श्रेणी 2 की बात करेंगे। श्रेणी 2 में क्या है, यह 3 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या है। श्रेणी 2 में क्या है, 43 शहर शामिल किए गए। और इसकी लिमिट क्या है जनसंख्या की, 3 लाख से 10 लाख के मध्य। तो 3 लाख से 10 लाख अगर बात करेगा तो नंबर 1 पे फिरोजाबाद आएगा। फिरोजाबाद कहाँ पड़ता बताइए, अमरावती, और नंबर 3 झांसी। तो 3 से 10 लाख जनसंख्या में द्वितीय श्रेणी में फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी, ये हो गया, याद रखना, ठीक। अब इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के परिणामों की घोषणा किस दिन के साथ की गई। तो याद रखना, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्लियर।
अच्छा, तो उत्तर प्रदेश के शहर की बात करें, उत्तर प्रदेश का हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो श्रेणी फर्स्ट में देखिए कौन कौन शामिल है। श्रेणी फर्स्ट में हमने बताया 47 शहरों को शामिल किया। 47 में से उत्तर प्रदेश के कितने याद रखना, 5 हैं। कितने? तो 3 नंबर पे आगरा हो गया, 4 नंबर पर आपका लखनऊ हो गया, 5 नंबर पर कानपुर हो गया, और 13 नंबर पर बनारस, 22 नंबर पर गाजियाबाद। देखिए, एग्जाम में हो सकता है इनकी श्रेणी पूछ ले और क्रम पूछ ले कि ये जैसे आगरा 3 नंबर पर है, याद रखना। आगरा में 3 अक्षर हैं, 3 नंबर। लखनऊ में 4 अक्षर हैं, लखनऊ। तो कानपुर में 5 आ रहे हैं, तो 5। वाराणसी में 13 है, याद कर लो, वाराणसी के 13 नंबर पर गाजियाबाद 22। गाजियाबाद 22, गाजियाबाद बा है तो 22 नंबर। क्लियर। अब बात करेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवधि 2024 किसने प्रदान किए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 किसने प्रदान किए, तो नंबर 1 पे आप रखेंगे पर्यावरण एवं मंत्री भूपेंद्र यादव, एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, भजनलाल शर्मा। इन लोगों ने क्या किया है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 प्रदान किया। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को कौन सी उपाधि दी गई, इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन सी उपाधि दी गई, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर। क्लियर। अगला देखते हैं। वायु गुणवत्ता के आधार पर, वायु गुणवत्ता के आधार पर एनसीएपी एनसीएपी शहरों की रैंकिंग के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। क्लियर। अब बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन, एसबीएम जिसे कहते हैं, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखना, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को हुई थी। अभी हाल ही में इसको 10 वर्ष पूरे हुए, 24 में 2 अक्टूबर 2024 को 10 वर्ष पूरे हुए। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को हुई थी। क्लियर। अब आपका अगर होमवर्क हम दें तो ये पूछ लें कि कहाँ से शुरुआत हुई, तो याद रखना इसकी शुरुआत कहाँ से, ये आपको बताना है कहाँ से शुरुआत हुई, कि कहाँ से शुरुआत हुई। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अरे उद्देश्य तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो है कि सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज और भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना, ODF इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज और भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना, ये इसका क्या था, उद्देश्य है किसका, स्वच्छ भारत मिशन। अब है किस वैश्विक विज्ञान जर्नल ने सितंबर 2024 में स्वच्छ भारत मिशन पर एक लेख प्रकाशित किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेचर ने। किसने, नेचर ने एक विज्ञान वैश्विक विज्ञान जर्नल के हिसाब से स्वच्छ भारत मिशन पर एक लेख प्रकाशित किया, किसने, नेचर ने। अच्छा, यहीं पर अगर हम बात करें कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष 3 शहर, शीर्ष 3 शहर हमने बता दिया, सूरत, जबलपुर, आगरा हो गया। श्रेणी फर्स्ट में 47 शामिल किए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का आगरा है टॉप 3 में, याद रखना। और श्रेणी 2 में फिरोजाबाद है, श्रेणी 2 में फिरोजाबाद और झांसी है, और श्रेणी थर्ड में रायबरेली है। तो उत्तर प्रदेश के तीनों श्रेणियों में नंबर 1 में आगरा, ठीक, थर्ड नंबर पे है फर्स्ट श्रेणी में। श्रेणी 2 में फिरोजाबाद टॉप पर है, झांसी थर्ड पर है, और श्रेणी थर्ड में रायबरेली टॉप पर है, याद रखना। क्लियर। तो अब बात करेंगे एसबीएम पर, नेचर लेक का मुख्य फोकस क्या था, शौचालय निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर, ये आपको बता दिया था। इसके बाद आईएमआर, आईएमआर में कमी होती है क्या, अध्ययन के अनुसार भारत में शौचालयों की बेहतर पहुंच शिशु मृत्यु दर पर कैसे प्रभाव डालती है, तो आईएमआर में कमी, आईएमआर में कमी, याद रखना। अब अगर आप होमवर्क करना चाहें तो ये बताएंगे कि आईएमआर क्या है, आईएमआर क्या है। क्लियर। फुल फॉर्म इसकी याद रखना है, इससे शिशु मृत्यु दर एवं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के संबंध में जांच की गई।
अब देखिए अगला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर जैसे आपसे यह बात करें, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का आयोजन 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक किया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा अभियान, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का केंद्रीय विषय क्या है? तो स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता, 4S। इसका उद्देश्य क्या? 4S। क्या इसका उद्देश्य है? 4S। 4S का मतलब देखो, एक का एस का मतलब हो गया आपका स्वभाव, ठीक। दूसरा हो गया स्वच्छता, तीसरा हो गया संस्कार, चौथा हो गया स्वच्छता, ठीक। तो 4S का मतलब है कि 4S। अब बात करें हम लोग, ये सब वही दे रखे, स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता, 4S। क्लियर। स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक चली थी, याद रखना। ये बता दिया आपको। अब किसने शुरू किया गया था, किन मंत्रालयों द्वारा किया जाता है स्वच्छता ही सेवा अभियान? तो याद रखना है, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय, ठीक। उद्देश्य इसका क्या था? स्वच्छता और सफाई की आदतों को प्रोत्साहित करना, ठीक। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है 23वें विधि आयोग, 23वां विधि आयोग। तो देखिए अभी तक कितने विधि आयोग गठित हुए हैं और कौन किसका अध्यक्ष रहा है, ये आपको बताना है। देखिए पहला प्रश्न है, भारत का विधि आयोग किस प्रकार का निकाय है? नंबर 1 पे तो यही है। किस प्रकार का निकाय है? तो ये गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय। जो भारत का विधि आयोग है, ये कैसा है? गैर संवैधानिक निकाय है, याद रखना। इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। क्लियर। 2 सितंबर 2024 को, 2 सितंबर 2024 को 23वें विधि आयोग का गठन किया गया। 23वें विधि आयोग का गठन हुआ। क्लियर। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 वर्षों के लिए, मतलब 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक की अवधि के लिए, तो इसकी अवधि कितनी रहेगी ये आप याद रखेंगे। इसकी अवधि रहेगी, यहाँ की लिखते हैं फिर से। इसकी अवधि है 1 सितंबर 2024 से, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त, पूछ भी सकता है यार इसकी, तो 31 अगस्त 2027 तक इसकी क्या है? अवधि रहेगी, इसके 23वें विधि आयोग की, ठीक। अब इसमें कौन कौन शामिल होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो भारत के 23वें विधि आयोग में निम्न व्यक्ति शामिल होंगे: एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। सदस्य में सचिव एक होता है, ठीक, याद रखना। विधि आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको बताना है, विधि आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, एमपी, ठीक, नई दिल्ली में है। अच्छा, 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक है, ठीक। जो 22वें के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह है। और 23वें कौन बन गए हैं? अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग के प्रथम क्या थे? उपाध्यक्ष थे, याद रखना। ये बन गए हैं। क्लियर। तो न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे, याद रखना। सॉरी, ऋतुराज अवस्थी थे 22वें विधि आयोग के। इसे देखिए 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी थे। क्लियर। 23वें के अरविंद पनगड़िया जी ने, ठीक। तो इसमें ये देख लीजिए, गैर संवैधानिक निकाय है का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 2024 को। अब 23वें विधि आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष है? याद रखना, 3 वर्ष है। फिर भारत में विधि आयोग के गठन को कौन मंजूरी देता है? भारत के राष्ट्रपति देते हैं। फिर भारत के विधि आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका मुख्य कार्य बताइए। कानूनी अनुसंधान और सरकार को सुधार की, जैसे कोई भी अगर सुधार करना है किसमें, कानूनी अनुसंधान में, या सरकार को सुधार की जरूरत है, तब वो क्या करेगा? जो विधि आयोग का काम है उसको बताएगा। क्लियर। भारत के विधि आयोग का मुख्यालय बता दिया, नई दिल्ली में। इसमें विधि आयोग में अध्यक्ष सहित कितने पूर्णकालिक सदस्य हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 4।
कितने? 4। क्या प्रश्न पूछा 23वें विधि आयोग में? अध्यक्ष सहित कितने पूर्णकालिक सदस्य हैं? याद रखें 4। कितने? 4 पूर्णकालिक सदस्य। फिर बात करेंगे 22वें विधि आयोग पर, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। 23वें विधि आयोग में अधिकतम कितने अंशकालिक सदस्य हैं? तो 23वें में अगर बात करेगा तो कितने हैं? 5। 23वें में कितने हैं? 5, याद रखना। और उसमें कितने थे? 4। भारत में विधि आयोग के गठन के लिए अधिसूचना किस विभाग द्वारा जारी की जाती है? याद रखना। तो विधि और न्याय मंत्रालय विधि कार्य द्वारा। भारत में विधि आयोग के गठन के लिए अधिसूचना अब किस विभाग द्वारा जारी की जाती है? तो याद रखना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। विधि और न्याय मंत्रालय। विधि और न्याय, विधि और न्याय, विधि और न्याय। ठीक है। अब आ जाइए, एक महत्वपूर्ण अगला टॉपिक है डिजिटल कृषि मिशन। डिजिटल कृषि मिशन, केंद्रीय बजट 2023-24 में क्या घोषणा हुई इसकी, वो बताएंगे आपको। अगले 3 वर्षों के लिए क्या इसका प्रावधान है, वो बताएंगे। और 2 मूलभूत स्तंभों को इसमें जोड़ा गया है। 6 राज्यों में प्रौद्योगिकी परियोजनाएं संचालित की गई। ठीक, फटाफट कर लेते हैं इसको। कृषि के संबंध में केंद्रीय बजट 2023-24 में क्या घोषणा की गई थी, तो आप बताएंगे। डिजिटल सार्वजनिक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की घोषणा की। फिर अगला कि डिजिटल कृषि मिशन के लिए कुल परिव्यय कितना हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2817 करोड़ रुपए। कितना? 2817 करोड़ रुपए। फिर अगला है डिजिटल कृषि मिशन को कब मंजूरी दी गई, तो भैया जब विधि आयोग का गठन हुआ 2 सितंबर 2024 को, उसी दिन इसको भी मंजूरी दे दी गई थी, डिजिटल कृषि मिशन को। क्लियर। डिजिटल कृषि मिशन के 2 मूलभूत सिद्धांत हमने आपको बताया था, तो याद रखना, ये मूलभूत सिद्धांत है एग्री स्टेक और एग्री निर्णय सहायता प्रणाली। ठीक, एग्री स्टेक और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। ठीक, ये आपको बताया। फिर डीपीआई का उपयोग करके डिजिटल फसल सर्वेक्षण का लक्ष्य क्या है? अब डीपीआई क्या है, और डीपीआई की आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए। कभी कभी डीपीआई पूछ लेता है। ठीक, तो डीपीआई का उपयोग करके डिजिटल फसल सर्वेक्षण का लक्ष्य क्या है? तो 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि के रजिस्ट्रियों को अद्यतन करना। ठीक, कितने? 6 करोड़ किसान, ये 6 करोड़ का डाटा इंपॉर्टेंट है। 6 करोड़ किसानों को और उनकी भूमि के रजिस्ट्रियों को अद्यतन करना। क्लियर। डिजिटल कृषि मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कृषि को रूपांतरित करना। प्रौद्योगिकी का ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर यूजिंग टेक्नोलॉजी का। भाई कृषि में टेक्नोलॉजी जितनी आप करेंगे उतना ज़्यादा कृषि में उत्पादन होगा। फिर इस वित्तीय वर्ष में कितने जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा? 400 जिले, ये भी इंपॉर्टेंट है। 400। क्लियर। एग्री स्टेक में पेश की गई किसान आईडी का उद्देश्य क्या है? तो याद रखना, उद्देश्य किसानों के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान उपलब्ध कराना। ठीक, किसानों के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल। किसान आईडी के निर्माण के लिए किन राज्यों में प्रायोगिक परियोजना संचालित की गई हैं? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दोनों जगह। कितने राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु। इन लोगों में क्या किया गया? आईडी के निर्माण के लिए राज्यों में प्रायोगिक परियोजना संचालित। ठीक। डिजिटल कृषि मिशन में कौन सी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा? तो ब्लॉकचेन का भी किया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी। ठीक। अगला है, तीनों वर्ष में डिजिटल रूप से पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है? 11 करोड़। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कितना? 11 करोड़। फिर अंतिम प्रश्न है, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एकीकृत डेटाबेस का क्या परिणाम होगा? तो याद रखना, कई डेटाबेस और प्लेटफॉर्म का उन्मूलन। कई डेटाबेस और प्लेटफॉर्म का उन्मूलन। ठीक। किसान आईडी आपको बता दें किस प्रकार के डेटा से जोड़ा गया है, तो भूमि अभिलेख, पशुधन, स्वामित्व और बोई गई फसल, ये हो गया आईडी। फिर डिजिटल कृषि मिशन को लागू करने में कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो कृषि मंत्रालय, तो पता ही होगा आपको। किसान के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का मुख्य लाभ क्या है? तो याद रखना,
जटिल कागजी कार्रवाई के बिना लाभों एवं जैसे जो कागज की कार्रवाई होती है उसको खत्म करके सीधा लाभ पहुंचाना, उनकी सेवाओं को बेहतर तरीके से किसानों के पास। मिशन में कृषि निर्णय सहायता प्रणाली की क्या भूमिका, तो ये भी बता दिया था आपको। किसानों को समय पर और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना, ये बताया था। डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत किस प्रकार के सर्वेक्षण किए जाएंगे, तो डिजिटल फसल सर्वेक्षण किए जाएंगे। ठीक। वित्त वर्ष 2024-25 में कितनी किसान आईडी बनाने का लक्ष्य है या योजना है, तो 6 करोड़। ठीक, 6 करोड़। ठीक। अब राष्ट्रव्यापी डिजिटल फसल सर्वेक्षण कब लॉन्च किया गया, 2 वर्षों के भीतर। 2 वर्षों के भीतर। तो दोस्तों इतना हमने आपको बता दिया। आज डिजिटल हो गया, 23वां वित्तीय आयोग हो गया। इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, इनके लगातार प्रश्न करा रहे हैं, तो ये आपको करा देंगे। ठीक है। तो दोस्तों अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करके शेयर कर दिए। ऐसे करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।